चलिए वेलकम, स्वागत है सभी का। नया टॉपिक में ब्रिटिश का साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति का मतलब होता है साम्राज्य का विस्तार करना। साम्राज्य का नाम से पता चलता है साम्राज्यवाद। साम्राज्य हो गया, बाद मतलब होता है सिद्धांत। तो साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, बनाए रखने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, अस्थायी बनाए रखने के लिए जो नीतियाँ लाया जाता है उसे साम्राज्यवादी नीति कहते हैं। ठीक है। साम्राज्यवादी नीति के रूप में मुख्य रूप से दो गवर्नर जनरल था, एक लॉर्ड वेलेस्ली और एक लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लाया था और लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लाया था। ब्रिटिश के साम्राज्यवादी नीति में हम सहायक संधि और हड़प नीति पढ़ेंगे मुख्य रूप से। है तो बहुत सी नीतियाँ, लेकिन मुख्य नीतियाँ यही है। ठीक है, सहायक संधि और हड़प नीति। क्लियर हो गया? तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? सहायक संधियाँ। संभवतः यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो लघु टिप्पणी प्रकार का होगा। लघु टिप्पणी प्रकार का संभावित टॉपिक हम लिख देते हैं इसके अंतर्गत। चलिए लिखिए इसको। सहायक संधि जो आप कह रहे हैं कि डुप्ले लाया, भारत में सहायक संधि डुप्ले लाया, ये बात सही है पीटी में। लेकिन ब्रिटिश का डुप्ले तो फ्रांसीसी गवर्नर था। वो कहाँ का था? फ्रांसीसी था। यहाँ ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्यवादी नीति में सहायक संधि लाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। लॉर्ड वेलेस्ली था। इसने यानी लॉर्ड वेलेस्ली ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया, साम्राज्य को विस्तार करना। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना। सर्वोच्च शक्ति, समकालीन शक्तियां को प्रतिबंधित करना। जो भी समकालीन शक्तियां था, चाहे यूरोपीय हो चाहे भारतीय हो। यूरोपीय में पुर्तगाली हो, डच हो, फ्रांसीसी हो। भारतीय में जितना नवाब वगैरह राजा था सब में सर्वोच्च कौन होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। और बाकी को प्रतिबंधित। अगर उछल पुछल रहा है तो रुको, अब अस्थिर रहो। सहायक संधि था क्या? सिंपल समझो। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली कहता है कोई भी जिससे सहायक संधि उसका हो रहा है, तो सहायक संधि के अंतर्गत उसने कहा कि कोई भी काम करोगे भाई तो हमसे पूछ के, कोई भी काम करोगे हमसे पूछ के करोगे। बस इसी को कहते हैं क्या? सहायक संधि। तुम किसी से दोस्ती करोगे, मित्रता करोगे या युद्ध करोगे तो हमसे पूछोगे। ये कौन बोल रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। किसको? देसी रियासत को। यानी देसी रियासत में मराठा, निजाम, मैसूर, बंगाल नहीं, बंगाल को तो जीत चुका है। बंगाल नहीं बोलना है। बंगाल को छोड़ के 1764 का प्लासी युद्ध समाप्त हो गया। उसने कहा कि कुछ भी काम करोगे हमसे पूछ के। क्लियर हो गया? तुम अपने दरबार में किसी को बुलाओगे, नौकरी के बहाने भी तो हमसे पूछोगे। इसके लिए तुम्हारे सुरक्षा के लिए हम अपना सेना रखेंगे तुम्हारे दरबार में, लेकिन खर्चा क्या देगा? तुम दोगे। हमारा पदाधिकारी रहेगा वहां पे, उसका भी खर्चा तुम ही दोगे। क्लियर हो गया? तुमको बाह्य आक्रमण कहीं हुआ उसे हम सुरक्षा देंगे। ये था सहायक संधि। सहायक संधि में है क्या? तुम मुझे ये दो, तुम मुझे कौन दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। आजादी दिया नहीं। ठीक है, आजादी कैसे देगा? देखो दिमाग कितना लगाया। पहला लाइन है कि संधि स्वीकार करने वाला देसी रियासत। देसी रियासत हम लिखते तो समझ आना देसी राष्ट्र, मराठा, मैसूर, पंजाब। ठीक है। कंपनी की स्वीकृति के बिना अनयूरोपीय मतलब फ्रांसीसी, डच और इस पुर्तगाली वगैरह या अंग्रेजों के जो शत्रु है
वो अपने दरबार में शरण या नौकरी नहीं देगा। कौन नहीं देगा? देशी रियासत। देशी रियासत अपनी विदेश नीति किसको दे देगा? विदेश नीति मतलब होता है बाहरी देशों से संबंध, कि तुम्हारा विदेश नीति नहीं हमारे पास रहेगा, हम निर्णय लेंगे बाहरी देश राज्य से क्या करना है। देशी राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मित्रता नहीं रखेगा। देशी राज्य की सुरक्षा के लिए कंपनी की सेना रखी जाएगी, जिसका खर्चा कहता है बलेजली कि हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपनी सेना में रख रहे हैं, मेरा रेजिमेंट रहेगा, मेरा पदाधिकारी रहेगा, लेकिन अंदर में बातें कुछ और है कि तुम क्या क्या कर रहे हो उस पर नजर रखना था। बहाना है कि हम सुरक्षा के लिए, लेकिन दृष्टिकोण कुछ और है, अंतर्निहित उद्देश्य कुछ और है। उस पर नजर रखना कि कहीं इधर उधर तो नहीं कर रहा है, मेरे खिलाफ तो किसी से बुला तो नहीं लिया रात को चुपके से। तो वो चीजें वहां पे रोकने के लिए उसने कहा कि देशी राज्य की सुरक्षा के लिए कंपनी की सेना रखी जाएगी, जिसका खर्चा तुम दोगे। कंपनी संधि करने वाले राज्यों के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप कहता है कि तुम्हारा आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। बचा क्या? तुम हमारे यहाँ सेना रखिए दिया, पदाधिकारी रखिए दिया, तो बचा क्या? कह रहे हो कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और तुम अब बताओ, राजा लेटरिन भी जा रहा है, बाथरूम में जाता होगा तो वहाँ रेजिमेंट देखता होगा कि क्या कर रहा है, कहाँ कैसे ने उसका आंतरिक मामला में हस्तक्षेप किया, यानी प्रतिबंधित कर दिया। अब बताओ, इसमें दिमाग लगाओ कि कंपनी को क्या फायदा हुआ होगा, भारतीय राजा को क्या नुकसान हुआ होगा। कंपनी एक संप्रभु के ये भारतीय राजा की संप्रभुता स्वतंत्रता का हनन नहीं हुआ या नहीं? कह रहा है कि विदेश नीति हमको दे दो, तो विदेश नीति हमको दे दो मतलब उसकी देशी रियासत की संप्रभुता का हनन। संप्रभुता का मतलब होता है आंतरिक रूप से हम निर्णय स्वयं लेंगे और बाह्य रूप से हम क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। उसी को बोलते हैं संप्रभुता। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है अभी, क्योंकि देश के अंदर निर्णय कौन लेता है? संसद लेती है, भारत स्वयं लेता है संसद। संप्रभुता का अर्थ होता है आंतरिक रूप से संसद सर्वोच्च होगा और बाह्य रूप से हम स्वतंत्र होंगे। बाह्य रूप से मतलब अमेरिका के साथ मेरा संबंध होगा, लेकिन अगर अमेरिका के साथ संबंध में हमारी विदेश नीति यानी हमको घाटा होने लगेगा तो हम अमेरिका का बात नहीं मानेंगे, हम पाकिस्तान का बात नहीं मानेंगे, हम वहाँ तक बात मानेंगे जिससे मेरी संप्रभुता का हनन ना हो, मेरी स्वतंत्रता का हनन ना, हमको नुकसान ना हो। उसी को बोलते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है आंतरिक रूप से हम सर्वोच्च होंगे। आंतरिक रूप से भारत में सर्वोच्च कौन है? संसद। कोई भी निर्णय कौन लेती है? संसद। धारा 370 हटाना था तो कौन हटाया? संसद हटा दिया ना कश्मीर को। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि बांग्लादेश के क्षेत्र में कुछ हमारे ही क्षेत्र था और हमारे क्षेत्र में बांग्लादेश का क्षेत्र था। संसद ने निर्णय लिया कि भाई जो तुम्हारे क्षेत्र में मेरा क्षेत्र है तुम रख लो और हमारे क्षेत्र में तुम्हारा जो क्षेत्र है हम रख लेंगे। बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ, संशोधन अधिनियम भी आया है ना। तो ये क्या है? ये क्या बताता है कि भारत कैसा राष्ट्र? संप्रभु राष्ट्र है। संसद सर्वोच्च है, वही निर्णय लेगा। संसद चाहेगा कि नहीं मतदाता सूची से नाम सबको ये 18 वर्ष से 21 वर्ष किया जाए, 21 वर्ष कर देगा। संसद ही निर्णय लेती है। बाह्य रूप से स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब विदेश नीति। विदेश नीति का अर्थ क्या होता है? दूसरे देशों के साथ कैसी नीति, कैसा संबंध। तो भारतीय राजाओं का सबसे मेन हानि हुआ कि भारतीय राजाओं का संप्रभुता स्वतंत्रता क्या हो गई? नष्ट हो गई। अंग्रेजों का क्या फायदा हुआ? अंग्रेजों का फायदा हुआ कि बिना खर्चा किए विशाल सेना मिल गया, नहीं मिला। अब मान लीजिए राजा की सुरक्षा के लिए 10 गो सिपाही का जरूरत होगा। एक एग्जाम्पल समझो कि राजा की सुरक्षा के लिए 10 सिपाही की जरूरत था, तो अंग्रेजवा क्या कहता? हमने 10 गो से नहीं 50 गो रहेगा तो आपको कोई कुछ नहीं करेगा। तो 40 गो जो एक्स्ट्रा रख दिया उसका तो कुछ लगा नहीं, वो खाली भेज दिया। खर्चा कौन दे रहा है?
बिना खर्चा किए हुए उसको विशाल सेना मिल गया, नहीं मिला। सहायक संधि का तो प्रभाव क्या पड़ा, ये हम आगे आपको बताएंगे। लिखिए, हम लोग अब सहायक संधि को देखते हैं आगे। सहायक संधि का क्रियान्वयन मतलब कैसे क्रियान्वयन किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। अंतिम राज्य भरतपुर था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन है और अंतिम राज्य भरतपुर। अन्य राज्य जो सहायक संधि स्वीकार किया, मैसूर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, ये सभी सहायक संधि को स्वीकार किया। कौन सहायक संधि स्वीकार नहीं किया? इंदौर का हल्का नहीं किया था, बोला किसी भी सूरत में हमें स्वीकार करेंगे, मर जाएंगे। लेकिन ये पीटी भी याद रखोगे, प्रथम राज्य सहायक संधि हैदराबाद, सबसे अंतिम भरतपुर, और भी जो स्वीकार किया मैसूर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया। और कौन स्वीकार नहीं किया? इंदौर का। इसमें तो मन लगता है पिटिया में, क्या इसमें तो पूरा मन लगता है, चेहरा खिल जाता है तुरंत। चलो, सहायक संधि का प्रभाव या परिणाम, प्रभाव या परिणाम क्या हुआ? सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब कंपनी के संदर्भ में, और नकारात्मक मतलब हमारे भारतीय राजा के संदर्भ में। पहले समझो तो लिखना। सकारात्मक कंपनी संदर्भ में क्या हुआ? फ्रांसीसियों का प्रभाव भारतीय रियासत से क्या हो गया? क्योंकि कहा था कि हमारे बिना किसी से संधि उंधि, तो फ्रांसीसी से जो देसी रियासत विशेषकर हैदराबाद का निजाम किसे दोस्ती किए हुए था? निजाम हैदराबाद का, कर्नाटक का किसे दोस्ती? फ्रांसीसी से। टीपू सुल्तान किससे? फ्रांसीसी से। तो अब तो बोला कि मेरे बिना तुम संधि किसी के साथ नहीं करोगे, किसी को नौकरी नहीं दोगे, दरबार में नहीं बुलाओगे। तो फ्रांसीसी को टीपू सुल्तान बुलाते थे ना, जैकोबिन क्लब का सदस्य बने थे ना, तो समाप्त नहीं होगा? फ्रांसीसी का प्रभाव होगा या नहीं? समाप्त हो गया। देसी रियासत को एक दूसरे से क्या कर दिया? यानी हैदराबाद अगर कर्नाटक के साथ संधि करना चाहता होगा, दोस्ती करना चाहता होगा, मराठा के पेशवा या टीपू सुल्तान मराठा के साथ क्या हो गया? सबको अलग कर दिया। बोला मेरे बिना संधि कर ही नहीं सकते हो किसी के साथ। देसी रियासत को क्या कर दिया? निशस्त्रीकरण का मतलब होता है शस्त्र नहीं, क्योंकि क्या कहा कि मेरी सेना रहेगा आपके पास सुरक्षा के लिए। तो राजा की सेना होता समाप्त, निशस्त्रीकरण हो गया ना। देसी राज अंग्रेजों के विरुद्ध संघ या गुट बनाने से क्या हो गया? वंचित हो गया। देसी राज के खर्चा पर ही अंग्रेजों की विश्वसनीय विशाल सेना तैयार हो गया। खर्चा किसी और का, फायदा किसी और को मिल गया। क्लियर है ना? कंपनी का प्रभुत्व क्या हुआ? समाप्त हो जाएगा। कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हुआ। इतना ठेठ में बता रहे हैं, सहायक संधि पढ़ के खत्म तैयो नहीं समझ में आया वह सहायक संधि था क्या। और मुझे विश्वास है कि आज समझ में आ गया होगा सहायक संधि है क्या। अब देसी रियासत के प्रति देखते हैं, तो देसी रियासत के प्रति लाभ होगा या हानि होगा? देसी रियासत को हानि होगा। क्या हानि हुआ? देसी रियासत नाम मात्र का शासक रह गया, क्योंकि संधि, विदेश नीति, संप्रभुता सब किसके पास है? कि कोई भी काम करोगे तो मेरे अनुमति बिना नहीं करोगे। एक लाइन में तुम्हारे दरबार में मेरा सेना का रहेगा और रेजिमेंट भी रहेगा। सेना पदाधिकारी हो रहता था, बिना सेना बिना पदाधिकारी रहेगा। अगर आप कभी भी देखते हो कि कोई पुलिस बल अगर निकला क्षेत्र में 5 गो सिपाही तो उसके साथ एक हवलदार जिम्मेदार रहता है, देखियो बिना रेजिमेंट का रहेगा ही। देसी रियासत क्या हो गया? मतलब बिना शस्त्र का। अगला, देसी रियासत के विदेश नीति पर किसका प्रभुत्व स्थापित हुआ? कंपनी का। तो क्या होगा जब प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा विदेश नीति पर, तो मतलब देसी रियासत का स्वतंत्रता एवं संप्रभुता क्या हो गई? समाप्त हो गई। देसी राज का क्या हो गया? दिवालियापन। क्यों? क्योंकि 10 सेना जरूरत था, रख दिया 100 सेना। खर्चा किसका लग रहा है? तो राजकोष से पैसा निकल रहा है कि नहीं? तो निकलेगा, दिवालियापन नहीं होगा उसका। चलो, सैनिक बेरोजगारी को क्या मिला?
कैसे? क्योंकि राजा का जो अपनी सेना था वो क्या हो गया? बेकार हो गया। क्योंकि उसके राज्य में दरबार में किसका सेना रहा? अंग्रेज का। तो राजा का जो अपनी सेना था वो क्या हो गया? बेचारा बेरोजगार हो गया, उसकी कोई जरूरत नहीं। देसी राजा में विलासिता को बढ़ावा मिला। कुछ राजा सोचा वो कंपनी हमको सुरक्षा दे ही रहा है, सब कुछ दे ही रहा है, आंतरिक बाहर एकदम मजे से अपना पीता था, बैठल रहता था, कोई मतलब नहीं, विलासिता को बढ़ावा मिला। जैसे नहीं मिलेगा, निफिक्र हो गया। लेकिन उसको ही पता नहीं था कि हमको क्या नहीं हो रहा, मतलब निफिक्री में चल गया वो। तो विलासिता को बढ़ावा मिलेगा, तो विलासिता को बढ़ावा मिलेगा तो देसी राज में प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की क्या होगी? भावना कमी हो जाएगी, नहीं होगी। क्योंकि उसको अब ये चिंता ही नहीं था कि सोचा भी नहीं कि हमारा प्रजा है उसका क्या होगा, उसका विकास कैसे होगा, वो भावना समाप्त हो गया। ठीक है, देसी रियासत का अर्थव्यवस्था क्या हो गई? अब गति नहीं होगा, दिवालियापन हो गया। अब कंपनी हस्तक्षेप कर रहा है तो ना ये कुछ कर रहा ना वो कुछ कर पा रहा है, अर्थव्यवस्था कोई मतलब नहीं। हस्तशिल्प उद्योग का क्या होगा? कैसे कि पहले सेना के लिए टोपी, उसका तलवार, ढाल, बर्छा, जूता कौन बनाता था? हमारे शिल्प लोग बनाते थे। राजा के सेना के लिए ढाल चाहिए कि नहीं चाहिए? तलवार चाहिए कि नहीं? जूता चाहिए कि नहीं? इतना बड़ा यहाँ तक जो रितबा आता था, और वो घोड़ा पे लोहा का जो बना था लगाम, जीप, ये सब वो कौन बनाता था? छोटा छोटा कमगार, उसी को बोलते हैं हस्तशिल्प। तो जब सेना रहा ही नहीं तो टोपिया कौन पहनेगा? बर्छा तलवार कौन रखेगा? तो जब बर्छा तलवार की मांगे कम होने लगी तो हस्तशिल्प उद्योग का पतन नहीं होगा, होगा या नहीं? हस्तशिल्प उद्योग का क्या हो गया? पतन हो गया। तुम मान लीजिए कि अभी धान की कटाई ट्रैक्टर से होने लगा तो गांव में जो हमारे कर्मकार हैं, लोहारकार हैं, वो जो बनाते थे हंसुआ, उसकी अब कोई जरूरत रहा? हंसुआ की मांग खत्म तो गांव में वो भट्टी चलते रहता होगा, पहले देखिए ऐसे करके करता था और उसको लोहा को धिपाता था, निकाल कर पीट रहा है, उसके बाद कूदता था। लोग अभी धान की खेती की कटाई आ गया तो लाइन लगा रहता था सुबह, बड़े बड़े किसान एकदम उठा और पहले जाके नंबर लगाता, हमर हो। हाँ, कभी देखिए तुम लोग नहीं देखे? तुम लोग तो ग्लोबलाइजेशन के लिए की हो, एंड्रॉइड मोबाइल की यूज का। तो क्या हो गया? जो गांव में पहले देखता था वो पतन हो गया। मोची लोग के सुबह ही बैठा रहता था, किसी का जूता सीने के लिए, किसी का चप्पल सीने के लिए। अब गांव में मिलता है नहीं, अब बहुत कम मिलता है। पहले तो गांव की बात बोलाइए, रहका बाजार की बात नहीं। गांव में तो क्या हुआ? हस्तशिल्प उद्योग का मतलब होता है हाथ से जो बनाया जाता है। पहले लोग शादी विवाह में मट्टी का जो भाड़ा होता था उसमें पानी पीता था, बड़ा पीने में स्वादिष्ट होता था। अब आ गया क्या चीज? ये लिखो फिको गिलास जिसको कहती हो। तो बेचारा वो हस्तशिल्प नहीं पतन हुआ। कुम्हार का चाक से बना हुआ मिट्टी का बर्तन पतन हुआ कि नहीं? तो हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया ना, कि नहीं हुआ? गांव में आप पहले देखते होंगे कि छठ पूजा के अवसर पे मिट्टी के बर्तन में ही सब कुछ बनाया जाता था, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, शुद्धता के दृष्टिकोण। अब क्या है, कोई रेडीमेड जो है खरीद लिया, टोपिया खरीद लेता है ना, उसी को धो धा के हर साल यूज करते रहता था, वो पतन हो गया। पहले लोग सूप जो है बांस का पर ही छठ पूजा करता था, अमीर हो जाए गरीब हो। अब लोग सूप क्या है? पीतल का, वो जो हाथ से बनाने वाला बटिया को, दौरी को, सूप को, उसका क्या हो गया? पतन हुआ ना। उसी को बोलते हैं हस्तशिल्प उद्योग। तो यहाँ पे हस्तशिल्प उद्योग का पतन नहीं होगा। राजा जो टोपी जूता पहनता था, उसका सेना जो पहनता था, जो आवश्यकताएं थी वस्तु का, वो मांगे खत्म हो, क्योंकि अंग्रेज आ गया उधर से, वो टोपी वाला, यहाँ तक जूता वाला, हाफ पैंट वाला, बंदूक, ब्रिटिश राइफल, जो अभी होमगार्ड के पास जो राइफल देखते हो काठ वाला, वही था ब्रिटिश राइफल। वो आ गया तो तलवार की क्या जरूरत है? ढाल की क्या जरूरत है? ये सब नहीं बनने लगा, मांग खत्म हो गया, तो हस्तशिल्प उद्योग का क्या हो गया?
पतन। साथ ही भारतीय नरेश में क्योंकि विलासी प्रवृत्ति हो गया, वो निश्चित हो गया कि हमको सुरक्षा मिल रहा है, उसमें राष्ट्रीय भावना, साहस और सैन्य संगठन क्या हो गया, समाप्त। यही था बेलेजली का सहायक संधि यानी साम्राज्यवादी नीति। कैसे वो प्रभुत्व कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, सर्वोच्च बना दिया, और कैसे भारतीय नरेश, भारतीय राजा कमजोर हो गया और उस पर प्रभुत्व स्थापित कर दिया, इसी से तुमको पता चल रहा है। ये नकारात्मक और सकारात्मक में आप देख लो। तो ये रहा आपका ब्रिटिश के साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत सहायक संधि, लॉर्ड बेलेजली का सहायक संधि। यहाँ से टिप्पणी पूछेगा, लॉर्ड बेलेजली का सहायक संधि या ब्रिटिश का साम्राज्यवादी नीति पूछेगा तो दो गो बातें लिखना है, सहायक संधि पूछेगा तो इतना ही लिख के निकल जाना है संक्षिप्त में। क्लियर हो गया ना? चलिए इसको लिखिए। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत पहले हम लोगों ने बेलेजली का नीति पढ़ा। बेलेजली की नीति में उसका सहायक संधि था। अब हम ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत हम हड़प नीति पढ़ेंगे। कल ही बताए थे साम्राज्यवादी का मतलब, नीति का मतलब होता है साम्राज्य और वाद, यानी साम्राज्य और वाद का मतलब होता है सिद्धांत। साम्राज्य के लिए कौन सा सिद्धांत? तो साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत होता है साम्राज्य को विस्तार करने के लिए जो नीति बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कल ही बताए थे। तो बेलेजली ने सहायक संधि अपनाया था और लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति, विलय नीति, नियम बनाया और हड़प लो उसके क्षेत्र को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रस्तावना का मतलब होता है पृष्ठभूमि या किसी प्रश्न को उत्तर से जोड़ने का तरीका या कला। ठीक है, तो प्रस्तावना में ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी नीति का सबसे अधिक विकास छूट गया था लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। यानी साम्राज्यवादी नीति का सबसे अधिक विकास किसके काल में हुआ है? लॉर्ड डलहौजी काल में। बेलेजली से भी आगे निकल गया। लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्य विस्तार की नीति किससे प्रेरित था? साम्राज्यवादी नीति से प्रेरित था। नूनू बउआ वाला नीति नहीं, यह मिला लेना प्यार से, गांधीगिरी नहीं, साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत विलय नीति क्या है हम लोग आगे देखेंगे। पहले इतने जानो कि साम्राज्य विस्तार की नीति के में साम्राज्यवादी नीति से प्रेरित था इसका साम्राज्यवादी नीति। लॉर्ड डलहौजी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत कौन सा नीति अपनाया? व्यक्तिगत सिद्धांत। व्यक्तिगत सिद्धांत को हड़प नीति भी कहते हैं, विलय नीति भी कहते हैं, गोद निषेध की नीति। चाहे गोद निषेध नीति रहे, चाहे हड़प नीति रहे, चाहे विलय नीति रहे, तो तीनों का मतलब एक ही होता है, क्या? व्यक्तिगत सिद्धांत। कुशासन के आधार पर मिला लेना, ठीक है, वो सब क्या है? व्यक्तिगत सिद्धांत ही है। व्यक्तिगत सिद्धांत के कई भाग हैं, कई नाम से जाने जाते हैं। कुशासन के आधार पर मिला लेना, कुशासन के आधार पर मिला लेना का क्या मतलब? कहा लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब को कि आप शासन करने में सक्षम नहीं हैं, आपके शासन से आपकी जनता त्रस्त है, इसलिए आप राजा रहने योग्य नहीं है। आपके साम्राज्य को अब हम अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं और ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ शासन किया जाएगा ताकि जनता सुखी से रहे। उसी को बोलते हैं कुशासन के आधार पर मिलाना। नहीं, आरोप लगा दिया कि आप शासन करने हेतु सक्षम नहीं है। तो लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर किसको मिलाया था? अवध को मिलाया था। अवध को याद रखना पीटी में। अब देखो, अभिप्राय मतलब होता है परिभाषा। व्यक्तिगत सिद्धांत का अभिप्राय क्या है? लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि जितने भी देशी रियासत हैं उस देशी रियासत का वैधानिक रूप से कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसके सार्वभौम सत्ता मतलब उसका जो साम्राज्य है वो किसमें मिला लिया जाएगा? उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत सिद्धांत। कहा कि किसी देशी रियासत का पैतृक वारिस यानी उसका उत्तराधिकारी नहीं है, जो नियम का उत्तराधिकारी, पिता के बाद बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। पैतृक वारिस ना होने की स्थिति में उसके सार्वभौम सत्ता या राज्य को कहाँ मिला लिया जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। यही था
डगवा सिद्धांत। क्लियर हो गया? अगर झांसी को मिलाया तो झांसी रानी को बेटा नहीं था, उसने दत्तक पुत्र था, उनके गोद लिए थे। गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि गोद कौन लेगा, उसके लिए नियम है। अगर प्रावधान में बताएंगे तो वहां समझ में आ जाएगा कि उसने वहां पे भी नियम बना दिया, ले सकता लेकिन उसके लिए कंपनी का अनुमति लेना होगा। लॉर्ड डलहौजी ने विशेषताएं प्रावधान में पढ़ेंगे कि डगवत नीति के अंतर्गत उसने राज्य को 3 श्रेणी में पहले बांटा था, वो आगे हम बताएंगे। परिभाषा क्लियर हो गया ना? डगवत सिद्धांत किसको कहते हैं? किसी देशी रियासत का, किसी देशी रियासत मतलब कौन कौन था? पंजाब था, अवध था, झांसी था, भरतपुर था, बौद्ध था। हाँ? क्या बोले? हाँ, अच्छा ठीक है। सार्वभौम सत्ता या राज को ब्रिटिश सम्राट मिला। डगवत सिद्धांत को किस नाम से जाना जाते हैं? गोद निषेध नीति, हड़प नीति और विलय नीति। ब्रिटिश साम्राज्य का के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी का डगवत सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? लॉर्ड वेलेस्ली का उद्देश्य बताओ। का सहायक संधि का उद्देश्य क्या था? सहायक संधि का उद्देश्य था कि मतलब पूरे देश पे अपना कंपनी का साम्राज्य स्थापित करना। उलट के देख लो एक बार, एक नजर। क्या उद्देश्य है? सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना। सहायक संधि से वो क्या सिद्ध कर रहा था कि हम शक्ति है, तुम लोग कोई शक्ति नहीं हो, तुम लोग कोई काम करोगे तो हमसे पूछ के, हम मालिक है। सहायक संधि का मतलब ये, सहायक संधि में लॉर्ड डलहौजी ने क्या सिद्ध किया कि हम सर्वोच्च शक्ति है, मतलब हम मालिक है। हम मालिक का क्या दायित्व होता है? हम आपको सुरक्षा देंगे, कोई काम आप कीजिएगा तो हमसे पूछ के कीजिएगा। आपके राज्य में कोई हमला आक्रमण करेगा तो हम हैं। आपके आंतरिक मामला में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मतलब राजा बाथरूम जाएगा या घर में सुतेगा, बाल बच्चा पत्नी के साथ रहेगा तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मालिक का काम ये है ना। अरे इसको लोक व्यवहार में समझो ना, किताबी शब्द में क्यों रहते, उसको ठेठ में समझो, अपने जीवन में या गांव में ले जाओ। तो लॉर्ड डलहौजी का था कि सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना कंपनी का, शक्ति के रूप में कि हम सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने क्या, इसका उद्देश्य क्या है? साम्राज्य विस्तार करना। दोनों में अंतर है, ये विस्तार कर रहा है, वो सर्वोच्च शक्ति स्थापित कर रहा है। यानी लॉर्ड डलहौजी के समय में अभी देशी रियासत अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी है। उस पे ईस्ट इंडिया कंपनी को ऊपर कर देना, मतलब सर्वोच्च बनाना, वही था सहायक संधि। और ये हड़प नीति के तहत क्या है? अगर हम किसी का साम्राज्य को मिला लिए तो हमारा साम्राज्य बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ, तो इसका था ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना, ब्रिटिश साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण करना, यानी विस्तार होगा और फिर मजबूत कर रहा है, इसको निप कर रहा है। रेलवे लाया कि नहीं? डाक विभाग लाया, तार विभाग लाया, कौन लाया था? डलहौजी लाया था। लोक निर्माण विभाग लाया, सुदृढ़ीकरण जिसको बोलते हैं, विस्तार भी। अब हम साम्राज्य को विस्तार कर दिए, यानी हमारा घर में 5 परिवार था, अब हमारा 10 परिवार हुआ, तो खाने पीने का जुगाड़ चाहिए ना। तो खाने पीने का जुगाड़ का मतलब सुदृढ़ीकरण। अब ऐसा नहीं एग्जाम में लिख देना खाने पीने को जुगाड़ किया, ये हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये था उद्देश्य। उद्देश्य को समझना होगा। उद्देश्य अगर आप किसी का समझ जाएंगे तो अपने समझ जाएंगे, ठीक है। तो उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना, ब्रिटिश साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण करना। चलिए देखिए, अब हम विशेषता प्रावधान बताते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के हड़प नीति या विलय नीति का विशेषताएं या प्रावधान या शर्तें क्या था। तो लॉर्ड डलहौजी ने पहले राज्य को, जो देशी रियासत था भारत में उस समय, उसको 3 श्रेणी में बांटा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम श्रेणी में समझोगे, प्रथम श्रेणी में उस राज्य को रखा जिस पर कंपनी मतलब समझ जाते हो ना कि तुम लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज, जिस पर कंपनी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष
तरीके से मिलाया था, जिसका निर्माण कौन किया? अंग्रेज साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, अपने साम्राज्य में मिला रहा था, तो प्रत्यक्ष तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से उसको मिलाया होगा। तो वैसे राज्य को किस श्रेणी में रखा? और प्रथम श्रेणी के राज्य जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में मिला हुआ था, उस पर यह प्रतिबंध लगा दिया कि आप गोद नहीं ले सकते। झांसी किस श्रेणी में था? प्रथम श्रेणी में था। इसीलिए झांसी की रानी के साथ जो युद्ध हुआ 1857 का विद्रोह, वो इसी श्रेणी का था, झांसी। क्लियर हो गया ना? जिसका निर्माण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया, वो राज्य की श्रेणी में आएगा, प्रथम श्रेणी में। प्रथम श्रेणी का जो राज्य होगा, देशी रियासत होगा, वो गोद लेने की प्रथा पर क्या होगा? पूर्णपेण पाबंदी, नहीं ले सकता, पूर्णपेण पाबंदी है। और झांसी की रानी इसी श्रेणी के थे, झांसी क्षेत्र, लेकिन उन्होंने ले लिया गोद, तो वो हो गया, होगा ही, लंगर माना। अगला द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी राज के अधीन रहा, मतलब अंग्रेज के अब अधीन है, वैसे राज था। इसमें गोद लेने की अनुमति थी, लेकिन कंपनी के स्वीकृति के बाद। इसमें क्या है? गोद लेने के पूर्व ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति, अगर इस श्रेणी के राज्य में अगर आप गोद लेते हैं तो आपको ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति क्या है? आवश्यक है। ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति आवश्यक है आपको इस श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के राज्य में। तृतीय श्रेणी के राज्य में कौन था? स्वतंत्र देशी रियासत, वो अंग्रेज के अधीन नहीं था, स्वतंत्र था। तो उस श्रेणी के राज्य को गोद लेने की क्या दे दिया? स्वतंत्रता दे दिया। क्लियर हो गया ना? तो इसमें बचा कौन? जरी मनी एक आगे छोटा पटका होगा, उसको सोचा कि इसको तो ऐसे समेट लेंगे, चलो इसको दे देते हैं, ठीक है। व्यवहारिक क्रियान्वयन का अर्थ पहले समझो। हम जो कोई चीज लिखते हैं उसका अर्थ समझो कि व्यवहारिक क्रियान्वयन का मतलब होता है कि हमने कोई सिद्धांत लाया, हमने कोई सिद्धांत लाया, तो हम उस सिद्धांत के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं, कहाँ दिख रहा है, उसको बोलते हैं व्यवहारिक क्रियान्वयन। ठीक है। जैसे कहता है कि तुम्हारे संदर्भ में अगर कोई बोलता बहुत उदारवादी है, उदारवादी विचारधारा का है, सहयोगवादी विचारधारा का है, तो ये कहने से नहीं होगा, दिखना चाहिए। तो मान लीजिए तुमने किसी को व्यवहारिक में मदद कर दिया, आपको किसी का कलम गिरा हुआ था उठा के दे दिया, तो क्या हुआ? व्यवहारिक क्रियान्वयन। मतलब तुम उदारवादी हो, सहयोगवादी हो, ये कहाँ कैसे दिखा? तो आपने मदद किया। ठीक उसी प्रकार व्यवहारिक क्रियान्वयन का मतलब होता है हम जो कोई नीति लाते हैं, सिद्धांत लाते हैं, तो उसके अनुसार हम काम किए कि नहीं, वो कहाँ दिख रहा है? तो ये दिख रहा है कि हड़प नीति का सिद्धांत जो लाया, तो व्यवहारिक क्रियान्वयन क्या है? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत किसको मिला लिया? सबसे पहले किसको मिलाया था? सतारा को मिलाया था 1848 में। 1849 में जयपुर और संबलपुर को, 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी को, 1854 में सबसे पहले और सबसे अंतिम कुशासन के आधार पर किसको मिलाया? अवध को मिलाया। कुशासन के आधार पे आरोप लगा दिया अवध के राजा पे कि आप शासन करने लायक नहीं हैं, आपके शासन व्यवस्था से आपकी जनता त्रस्त है, गरीबी आ गई है, खूब काटमार हो रहा है, उपद्रव की स्थिति है, संघर्ष है, जातीय संघर्ष है, धर्म संघर्ष है, आप शासन चलाने लायक नहीं। राष्ट्रपति शासन क्या कह सकते हो? राष्ट्रपति शासन यही दिखता है। कुशासन का आरोप लगा के मिला लिया, तो राष्ट्रपति शासन का एक प्रारंभिक रूप बदलते स्वरूप में आप कह सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कहना कि राष्ट्रपति शासन था। ठीक है। तो पीटी आपको क्लियर हो गया ना? आपको समझ में आ रहा होगा कि मेंस पढ़ने पे पीटी क्लियर होता है। हाँ, अगर हम पीटी पढ़ाते तो आपको यही पढ़ाते। हड़प नीति कौन लाया? लॉर्ड डलहौजी ने। और हड़प नीति को 3 नाम से जाना जाता है, और उसके बाद ये पढ़ाते, बाकी थोड़े पढ़ाते हैं।
लेकिन मेंस आप पढ़ रहे हैं तो वो चीज भी और ये चीज भी आपको क्लियर होगा। चलिए लिखिए, अब हम अगला पढ़ेंगे सीमाएं आलोचना। कैसे करोगे आलोचना, इसको सीखो। किसी चीज को आलोचना का मतलब होता है उसकी नीति जो है वो कह रहा है अच्छा है, हम कह रहे हैं नहीं गलत है, उसी को कहते हैं आलोचना या सीमा, उसकी कमियां निकालना। ठीक है। अब प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव या समस्या का मतलब होता है जब वो ला दिया तो उससे क्या फायदा हुआ। फायदा हुआ तो सकारात्मक प्रभाव या महत्व कहते हैं या लाभ कहते हैं, और जब उससे हानि हुई तो उसको नकारात्मक प्रभाव कहते हैं। क्लियर हुआ। तो सीमाएं आलोचना का मतलब होता है जो वो लाया चीज वो कह रहा है अच्छा है, लॉजिक कह रहा है अच्छा है, हम नियम के अनुसार लाए, हम कह रहे हैं तुम जो लाया वो गलत है, तो नियम के अनुसार नहीं है, नीति तुम्हारा सही नहीं। कैसे? तो पहला यह एक थोपी हुई सिद्धांत था, तुम अपने मन से 3 गो राज बांट दोगे। थोपी हुई सिद्धांत था ना, थोपा जबरदस्ती कि ये गोद लेगा, ये राज ये नहीं लेगा, इसके लिए अनुमति लेना होगा। क्या मतलब है? तो आगे देखो, 3 श्रेणियों में राज का विभक्त करना क्या था? अनुचित था। क्यों अनुचित था? कि देशी राज का निर्माण तुमने नहीं किया, अंग्रेज ने किया, तो प्राचीन काल से चलता आ रहा है। हाँ, तो तुम विभक्त करने वाले कौन होते हो? क्लियर समझ में आ रहा है? देशी राज्यों का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया। अंग्रेज वैधानिक रूप से भारत का सर्वोच्च सत्ता भी नहीं था, वो कह रहा था हम अब मालिक हो गए भारत का, हम जो कहेंगे वो होगा। ये कैसे? अभी भी परंपरा से मुगल सत्ता विद्यमान है। 1857 के क्रांति के बाद ना बहादुर शाह जफर का रंगून भेज देता है, मृत्यु हो जाता है, तब वहां से मुगल सत्ता, अभी मुगल सत्ता नहीं गया है। देखें, भारत का सर्वोच्च एकल और वैधानिक सत्ता अभी भी कौन है? मुगल ही था। सभी देशी रियासत मुगल सम्राट के अधीन था, ना कि अंग्रेजों का अधीन। जब हम तुम्हारे अधीन है ही नहीं तो तुम तीन श्रेणी में राज्यों का वर्गीकरण करने वाला कौन होता है? तुमने मुझे निर्माण किया ही नहीं। अगर हम देशी रियासत का निर्माण हुआ तो मुगल से नहीं हुआ ना, उसका पिता कौन है? मुगल है। मुगल के दरबार में जो प्रांतपति सूबेदार वगैरह रहता था वो शक्तिमान हुआ तो स्वतंत्र हो गया, अंग्रेज से तो नहीं निकला है। क्लियर हो रहा है ना आलोचना? आगे, अंग्रेजों ने सर्वोच्च सत्ता का अधिकार केवल शक्ति के बल पे किया, नैतिक आधार पे नहीं। अगर आप नैतिक या कानूनी आधार पर भारत का सर्वोच्च सत्ता प्राप्त करते तो मान लेते कि चलो आपने तो अपनी शक्ति के आधार पे यहाँ सत्ता प्राप्त किया है। जनता, नैतिक का मतलब होता है जनता के समर्थन से आपने प्राप्त नहीं किया। क्लियर हुआ? क्लियर है ना रात का सब्जी? यानी इसने नैतिक या कानूनी आधार पर भारत का सर्वोच्च सत्ता प्राप्त नहीं किया। हिंदुओं में गोद लेने की प्रथा पूर्व से धार्मिक एवं सिविल संहिता के रूप में मान्य थी। पूर्व से नहीं चल रहा है गोद लेने की प्रथा। तो अंग्रेज हस्तक्षेप करने वाला कौन होता है? अंग्रेजों को गोद निषेध प्रथा में हस्तक्षेप करना उसका कोई नैतिक अधिकार नहीं था। यह हमारा पूर्वज से परंपरा से प्राचीन काल से ही चल रहा है। सिविल संहिता किसको कहते हैं? पिता के। सिविल संहिता का मतलब होता है जो संविधान में नहीं है लेकिन परंपरा से चल रहा है। जैसे हिंदू धर्म में दूसरी शादी करना क्या है? अवैध है। अगर आप दूसरी शादी करते हो तो पूर्व की पत्नी से अनुमति लेना होगा, पता है कि नहीं? अगर पूर्व जो पहली पत्नी है अगर वो अनुमति दिया तभी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर उन्होंने अनुमति नहीं दिया तो केस हो जाएगा। लेकिन इस्लाम धर्म में क्या था? कर सकते हैं। हिंदू धर्म में तलाक कोई शब्द नहीं है, तलाक नहीं है, लेकिन इस्लाम धर्म में तलाक था। अब तो एक अधिनियम आया वर्तमान एनडीए सरकार के द्वारा, तो इस पर प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। हिंदू धर्म में यह मान्यता थी,
है कि पिता की संपत्ति पे पुत्री का भी अधिकार होगा। इस्लाम धर्म में भी है और हिंदू धर्म में भी है, लेकिन इस्लाम धर्म में वो व्यवहारिक क्रियान्वयन दिखता है, वो देता है अपने बेटी को भी जमीन कि ये बेटी के लिए इतना, बेटा के लिए। लेकिन हिंदू धर्म में भी है ये नियम, लेकिन बेटी को झटपट जल्दी दहेज दे के निपटा देता है। एक मांगा था दो हम देवो जल्दी निपटा, ताकि बेटी ये मुंह नहीं खोल सके कि हमको भी बेटा की तरह, जो जमीन आपका 6 कट्ठा है तो 4 बेटी और 1 बेटा अगर है तो 5, तो कितना हुआ, का कट्ठा कुछ हुआ ना। सिविल संहिता इसी को बोलते हैं, जो प्राचीन काल से चल रहा है। भले संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन उसे कानूनी मान्यता है, उसे सिविल संहिता बोलते हैं। क्लियर हो गया ना? तो अंग्रेजों को गोद निषेध प्रथा में हस्तक्षेप करना कोई नैतिक अधिकार नहीं था। प्रभाव क्या पड़ा? तो देशी रियासत में असंतोष नहीं होता। झांसी की रानी, बाबू वीर कुंवर सिंह, ये सब नाम सुने हो? सब में असंतोष को बढ़ावा मिला। धार्मिक विद्रोह कई हुए, सन्यासी विद्रोह हुआ था ना। हाँ सर, वहाँ पे गोद निषेध हुआ कि गोद लेने की प्रथा, गोद लेने की प्रथा, गोद, हाँ गोद लेने, ठीक है, गोद लेने की प्रथा में हस्तक्षेप करना उसका कोई नैतिक अधिकार नहीं था। देशी रियासत में असंतोष को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं? धार्मिक विद्रोह हुआ ना, सन्यासी विद्रोह हुआ कि नहीं हुआ? बहुत से छोटा मोटा विद्रोह भी हुआ। और सबसे बड़ा विद्रोह कौन हुआ? 1857 का। देशी रियासत जमींदारों एवं शोषित वर्गों में अब क्या की भावना आई? राष्ट्रवाद की भावना। और यहीं से स्टार्ट होता है अब राजनीतिक संस्था का निर्माण, लैंड होल्डर सोसाइटी, नाम सुने हैं? राष्ट्रवाद, यानी जमींदारों में भी अब राष्ट्रवाद आ गया। कल तक हुआ जमींदार, देशी रियासत अंग्रेजों के साथ था, लेकिन अब इनमें भी ये आ गया कि नहीं, हम ये शोषणकारी सत्ता है, ये तो हमारा शोषण कर रहा है, ये बाहरी लोग है। हम इसकी बाकायदे पूर्व से चले आ रहे थे एक क्षणिक लाभ के लिए। अब इनका अंग्रेजों का विरोध करना देशी रियासत जमींदार लोग भी करने लगे। तो जैसे ही उसका विरोध करने लगे तो क्या हुआ? राष्ट्रवाद की भावना बढ़ा, और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ा तो संस्था स्थापित होगा ही। मांग रखने के लिए, तुम में राष्ट्रवाद आएगा तो अपना मांग करने के लिए समूह बनाएगा ना, नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, राजनीतिक दल बनाता है। और सरकार ये काम नहीं दे रहा, चलो अभी मान लीजिए कि जाति आधारित गणना हुआ तो इसमें एक तरह से कहो कि राष्ट्रवाद आया सभी जातियों में। सब लोग अपना, हमारी संख्या कम कर दिया, हमारी संख्या कम है, हम इतना है, अब हमें चाहिए क्या है? राष्ट्रवाद, जगह। तो उसी तरह जब अंग्रेजों ने शोषण करना स्टार्ट किया, ये लगा जमींदारों को, रियासतों को कि नहीं ये तो शोषण कर रहा है, ये हमारा कोई विकास या कल्याण नहीं कर रहा है। इसको ऊंचे ऊंचे पद भले दे दिया हो मुझे, लेकिन तो वास्तव में शोषण करने का एक तरीका है इसका। तो राष्ट्रवाद की भावना विकास हुआ, उसमें राजनीतिक संस्था स्थापित हुए, लैंड होल्डर सोसाइटी। जेम्स हिक्की के द्वारा, एक अंग्रेजों के द्वारा एक प्रयास हुआ, ये बंगाल गजट प्रकाशित हुआ। कुछ अंग्रेज अच्छे थे, जैसे जेम्स हिक्की, विलियम जोन्स, रिपन, सब नाम सुने हो? अच्छा लोग था। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मैडकॉफ, मैडकॉफ था, चार्ल्स मैडकॉफ। ये सब अच्छे उदारवादी शासक कहा जाता है। तो उसका भी सहयोग रहा इसका। और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुआ। इसका मतलब है कि कालक्रम में कौन सा संस्था बना भारत में सबसे बड़ा? कांग्रेस। और वहां से क्या स्टार्ट हो गया? राष्ट्रीय आंदोलन 1857 आ चुके हैं। अब कितना दिन और है? 1885 में 1857 घटा दो, 28 साल में बनेगा इंडियन एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, बहुत सा, बॉम्बे एसोसिएशन, पूना सभा, क्या क्या बनता है उसी बीच का है। यानी राष्ट्रवाद आ गया तो अब वाह, ठीक है, चलिए लिखिए।